हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 27 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो बॉन्डास ट्राइब के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये जो ट्राइब है वो पार्ट है किसकी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की जो पाई जाती है उड़ीसा में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो ट्राइब है वो मेंबर है किसकी, ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल ग्रुप की। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस ट्राइब के बारे में। देखिए जो बॉन्डा ट्राइब थी ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि इनकी कम्युनिटी में से ना 4 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आई थी। देखिए पूरे इंडिया में ना पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की जो नंबर है वो है 75 और उसमें से 13 जो पीवीटीजी है ना वो पाए जाते हैं उड़ीसा में और इन 13 में से एक है बॉन्डा ट्राइब। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो बॉन्डा ट्राइब है वो मेंबर है किसकी, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप की, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन है, मतलब जो पहली माइग्रेशन हुई थी अफ्रीका से ये उसमें आए हुए थे। कब? 60,000 साल पहले, ठीक है। और इनको ये भी माना जाता है कि ये फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स थे जो इंडिया में आए थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस ट्राइब के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो हमें ये बताना कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 था वो ये मैंडेट करता है कि 33.3% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पूरे कंट्री में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 15 का पार्ट 3 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो ये एम्पावर करता है कि जो स्टेट है वो वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो आर्टिकल 243D है वो ये प्रोवाइड करता है कि जितनी भी पीआरआई में यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सीट्स हैं और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन्स हैं उसमें जो 1/4 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी वुमेन्स के लिए हर एक लेवल पे। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखिए ये हाल में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि हरियाणा जो गवर्नमेंट है ना वो प्लान कर रही है ऐसे बिल को लाने के लिए जिसमें क्या होगा 50-50 रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको? मैन को भी और वुमेन को भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है ना वो मैंडेट करता है कि 33.3% रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को पीआरआई में पूरे कंट्री में। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो था वो करेक्ट था। और दूसरा स्टेटमेंट ये कि जो आर्टिकल 15 है ना पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन को वो एम्पावर करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए वुमेन्स के लिए, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट था। लेकिन स्टेटमेंट 3 इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि वहाँ पर जो मैंशन था कि 1/4 सीट होगी, टोटल नंबर की जो 1/4 सीट होगी वो रिजर्व रहेगी वुमेन के लिए, लेकिन वो 1/4 नहीं है, वो 1/3 है, ठीक है। तो इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था वो इंस्पायर हुआ था किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये कि जीनोम है जो है ना वो डिफाइन किया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए से इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में।
देखिए जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था ना वो इंस्पायर्ड था किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। ठीक है, ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रोग्राम था जो कि लेड किया गया था, क्यों, डिकोडिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम के लिए। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं कि जीनोम को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। जीनोम क्या होता है, एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, मतलब सारे एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स, डीएनए के साथ जीन को भी इंक्लूड करके, और उसके साथ उसका पूरा जेनेटिक मैटर इन एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है जीनोम की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो नाबार्ड के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो नाबार्ड वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वही कहता है कि जो नाबार्ड है वो सुपरवाइज करती है किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को, और मदद करती है इन बैंक्स की बैंक प्रैक्टिसेस को एनहांस करने में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। देखिए जो नाबार्ड है ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों, क्योंकि नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है किसको, पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम को। किसके लिए, एनबीएफसी के लिए और एमएफआईज के लिए। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा ना कि अनहिंडर्ड फ्लो हो क्रेडिट का रूरल एरियाज़ में, मतलब फ्लो जो है मनी का वो बना रहे रूरल एरियाज़ में जो कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हिट हुए हैं। ठीक है, देखिए जो नाबार्ड है ना वो इस्टेब्लिश की गई थी कब, 1982 में। एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है। जो भी बॉडी एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश की जाती है वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो था वो इनकरेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक्ट भी गलत था और ईयर भी गलत था। और फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नाबार्ड है वो सुपरवाइज करती है किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स को और आरआरबीज को, उनकी मदद करती है उनके बैंकिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस करने में, और साथ ही साथ ऐसे बैंकों को इंटीग्रेट करती है किसके साथ, कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी नाबार्ड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो सुपर ऐप के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है कि ये सुपर ऐप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए ये कहता है ये एक तरह का अम्ब्रेला ऐप है जो बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है या ऑफर करता है। जो हमारा बी ऑप्शन है वो ये कहता है ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप है। ऑप्शन सी ये कहता है कि साइबर सिक्योरिटी टूल ऐप है। और ऑप्शन डी ये कहता है कि ये रैमसनवेयर ऐप है। तो बताइए सुपर ऐप क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुपर ऐप एक तरह का अम्ब्रेला ऐप है जो कि बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करता है। तो आइए जान लेते हैं सुपर ऐप के बारे में। देखिए जो सुपर ऐप था ना वो हाल में ही न्यूज़ में था। क्यों, क्योंकि जो टाटा ग्रुप है ना वो प्लान कर रही है कि जितनी भी कंज्यूमर ऑफरिंग है यानी जितनी भी कस्टमर सर्विसेज हैं उसको एग्रीगेट कर दिया जाए किसमें, सुपर ऐप के में। तो इसीलिए ये सुपर ऐप जो था वो न्यूज़ में था। देखिए सुपर ऐप है क्या, एक ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओमनी चैनल का मतलब क्या है कि जहाँ पे कंपनी ऑफर कर सके बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये है सुपर ऐप। अब ये जान लेते कि सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया चाइना से। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरनेट कंपनी थी, जैसे आपने वी चैट को यूज़ किया होगा, गोजेक और ग्रैब, इन्होंने इस फीचर्स को अवेलेबल कराया अपने ऐप पे। देखिए जो सुपर ऐप है ना वो दो कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आइए देख लेते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमर ट्रैफिक टू सर्विसेज, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सर्विसेज टू टारगेटेड कस्टमर। ठीक है, तो ये है दो तरह के कॉन्सेप्ट। आइए एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ये सुपर ऐप का जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड है। एक तरफ से चलेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कस्टमर ट्रैफिक को सर्विसेज देनी है, फिर सर्विसेज का यूज़ करके टारगेट करना है कस्टमर को। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होगा। देखिए मान लीजिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेटीएम का। पेटीएम क्या था, एक ट्रांजैक्शन ऐप की तरह लॉन्च हुआ था। उसने बाद क्या हुआ, उसमें क्या आया सर्विस, पेटीएम मॉल की सर्विस आई। तो अब जो कस्टमर बेस था ऑलरेडी ट्रांजैक्शन के बेस पे जो पेटीएम पे ज्वाइन थे, अब क्या वो ई कॉमर्स तक चले गए।
तो कस्टमर ट्रैफिक का ही यूज़ करके, यानी कस्टमर बेस का ही यूज़ करके सर्विसेज को प्रोवाइड करके अपना अपना जो प्रॉफिट रियलाइजेशन है ना उसको एनहेंस किया गया। जैसे क्या होता है, देखिए मान लीजिए पहले पेटीएम पे लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए जुड़े थे, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन से पेटीएम को प्रॉफिट होता था। फिर पेटीएम ने पेटीएम मॉल को लॉन्च कर दिया, तो अब ई कॉमर्स से भी उसको रेवेन्यू रियलाइजेशन होने लगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए अब ये पेटीएम जैसे है कि पेटीएम मॉल की सुविधा देती है, अब इसमें क्या करे वो कैब की भी सुविधा देना शुरू कर दे। तो क्या करेगा पेटीएम जो है अपनी सर्विसेज को एनहांस करके कस्टमर को टारगेट करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ओला उबर की सर्विस को यूज़ करता है, तो वो सोचेगा कि अच्छा पेटीएम भी तो कैब की सर्विसेज देती है, तो इससे बेटर है कि 3 ऐप रखने से अच्छा है हम एक ही ऐप रखते हैं। पेटीएम ट्रांजेक्शन का भी काम हो जाएगा मेरा, और ई कॉमर्स का भी काम हो जाएगा, और कैब्स का भी काम हो जाएगा। तो ये एक तरह का सुपर ऐप हो गया पेटीएम। इसमें क्या है, बहुत सारी सर्विसेज को एनेबल कर दिया गया है एक ही ऐप में, ठीक है। तो यही है दोनों कॉन्सेप्ट सुपर ऐप के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि दिए गए स्टेट्स में से कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने हैंडओवर कर दिया है अर्बन फॉरेस्ट लैंड राइट्स को, किसको, ट्राइबल्स को, किस एक्ट के अंतर्गत, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के अंतर्गत। तो बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हैंडओवर कर दिया है फॉरेस्ट लैंड राइट्स को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पहला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हैंडओवर कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो छत्तीसगढ़ का ना जगदलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पहला बन गया कंट्री में जिसने प्रोवाइड कर दिया है कि लैंड एंड टाइटलमेंट्स को किस एक्ट, किसके अंतर्गत, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत किसको प्रोवाइड कर दिया, अर्बन ट्राइबल रेसिडेंट को। जो वहाँ पे ट्राइबल रेसिडेंट होते हैं ना उन्हीं को लैंड रिकॉग्निशन दे दिया गया है। सारे जो फॉरेस्ट लैंड राइट्स हैं अब उनके अंतर्गत है, ट्राइबल्स के अंतर्गत। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है कि ये जो टर्म है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि गुड एंड सर्विस टैक्स में इसको देखा जाता है। ऑप्शन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ऑप्शन सी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। या ऑप्शन डी डायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो इस टर्म का कहाँ पे मेंशन होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये टर्म जनरली जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को। ऐसा न्यूज़ में रहता है क्यों, टैक्स कलेक्शन को लेके, किसके, स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को समझने से पहले हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म को समझना जरूरी है और कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को समझना जरूरी है। अगर ये दो टर्म आपको समझ में आ गया तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, इसमें इतने टर्म्स हैं, अगर आपके टर्म्स सारे क्लियर हैं तो इकोनॉमिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो फिर ये हार्ड टू अंडरस्टैंड एक सब्जेक्ट है, हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को, और ये जो पहला जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या बताती है जीएसटी रिजीम के अंतर्गत, उसको भी समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है ना वो जीएसटी रिजीम के अंतर्गत कम होता है। क्यों, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म आ गया है जिसने कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को अवॉइड कर दिया, मतलब हटा दिया, वाइप आउट कर दिया है। तो अब पहले हम लोग जानेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का क्या होता है। देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होता है ना कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक उस पर कई बार टैक्स लगते हैं, तो क्या होता है जो एक्चुअल कॉस्ट होता है और जो फाइनल कॉस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हर एक स्टेज पर टैक्स लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए ये कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो प्रोडक्शन होने के बाद कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के पास, डिस्ट्रीब्यूशन के पास कहाँ जाएगा, रिटेलर के पास, रिटेलर्स के बाद कहाँ जाएगा, कंज्यूमर के पास। तो हम लोग उस पर मैंशन कर देते हैं DRC, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का है, मान लीजिए कहते हैं कि यूटेंसिल है, बर्तन का है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पे जब प्रोडक्शन कंपनी से निकलेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन के पास, तो इस पर 10% टैक्स लगाया जाएगा।
जब आप 10% टैक्स लगाएंगे तो इसका एक्चुअल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पास कितना हो जाएगा, 110। अब वही 110 जो है जब ये रिटेलर को बेचा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा तो इस पर भी 10% का टैक्स लगेगा। तो ये जो रिटेलर के पास जाएगा इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 121। ठीक है। अब इसी तरह जब ये कस्टमर के पास पहुंचेगा तो इस पर फिर 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये करीबन हो जाएगा 133 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 133 रुपीज़ का हमको मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़, और हमारे पास कितने का आया, 133 रुपीज़ का। तो इसमें 33 रुपये यानी 33 रुपीज़ जो था वो टैक्स से किसका रेवेन्यू कलेक्शन था, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जब से इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म आया ना, तो ये जो बार बार टैक्स लगता है ये अवॉइड हो गया, यानी वाइप आउट हो गया। देखिए, बार बार टैक्स लगने को ही हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स ओवर टैक्स। मतलब यहाँ पे हमने टैक्स तो दिया 10% का, 110 रुपीज़ हुआ, तो इसमें जो 10 रुपीज़ था वो टैक्स का था, लेकिन इस टैक्स के ऊपर भी हम लोग 10% का टैक्स दे रहे हैं जब ये रिटेलर के पास जा रहा है। तो ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब हम चलते हैं इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखिए इस मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या होता है। इस मैकेनिज्म में भी वही देख लेते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर और कस्टमर। ठीक है। अब मान लीजिए वही 100 रुपये का यूटेंसिल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा गया तो उसका 10% टैक्स लगा उस पर। यह टैक्स किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। अब ये हो गया 110 रुपीज़। तो अब क्या होगा कि जो 10 रुपीज़ इसमें टैक्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर किससे, गवर्नमेंट से क्लेम करेगा कि ये जो है कि मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, अभी फाइनल मतलब कंज्यूमर पॉइंट पे भी ये पहुँचा नहीं है प्रोडक्ट, तो ये जो टैक्स है ये मुझे रिम्बर्स कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, वो क्या करेगी, ये 10 रुपये जो है इसको रिम्बर्स कर देगी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो फिर इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है। अब ये फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा 10% टैक्स पे, फिर यहाँ पे 110 हो जाएगी वैल्यू। फिर जो रिटेलर है वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि ऐसा है, ये जो 10 रुपीज़ मैंने टैक्स पे किया है ये फाइनल अमाउंट नहीं है, अभी कंज्यूमर तक ये चीज़ नहीं पहुँची है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 10 रुपीज़ को क्या करेगी, फिर रिम्बर्स कर देगी रिटेलर को। तो अब इसका क्या हो गया वैल्यू, फिर 100 हो गया। अब जब ये फाइनल कस्टमर के पास जाएगा तो फिर 10% टैक्स लगेगा। 10% टैक्स लगने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। अब जब फाइनल कस्टमर के पास होगा ना, इसके बाद कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट के कि हमारे जो टैक्स का जो मैंने पेमेंट किया है इसको आप रिम्बर्स कर दीजिए। तो अब जो टैक्स कलेक्शन जो हुआ गवर्नमेंट के पास वो सिर्फ 10 रुपीज़ हुआ। तो जैसे पहले स्टेटमेंट में मेंशन है ना यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है जीएसटी रिजीम के अंतर्गत, जब से इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म आया है उसने कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को रिमूव कर दिया है। तो जहाँ पहले 33 रुपीज़ मिल रहा था एक ही बर्तन पे, अब वहाँ पे घट के कितना हो गया, 10 रुपीज़, यानी 23 रुपीज़ क्या हो गया, टैक्स कलेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के बारे में। अब क्या हो गया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का कलेक्शन कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के अंतर्गत क्या किया जाता है ना, रेट को ही एडजस्ट कर दिया जाता है, टैक्स रेट को ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए पहले 10% टैक्स रेट था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बढ़ा के 33% कर दिया। तो अब 100 रुपीज़ की जब चीज़ फाइनल कस्टमर के पास जाएगी तो वो 133 रुपीज़ की हो जाएगी, क्योंकि रेट जो है वो 10 से 33% हो गया। तो ऐसा ही जो एडजस्टमेंट, तो देखिए ना रेवेन्यू न्यूट्रल रेट में होता क्या है, ये एक तरह का एडजस्टमेंट है टैक्स रेट में जो कि अवॉइड करता है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होगा, जब रेट ही ऑलरेडी बढ़ गया तो रेवेन्यू तो सेम रहा, पहले भी 33 मिलता था, अब 33 मिलने लगा। तो यही है, इसी एडजस्टेड रेट को, जो ये एडजस्टेड रेट है ना 10 से जो 33 हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, RNR। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो यही देखिए ना लिखा है फाइनली कि इट इज़ अ रेट एट विच द टैक्स रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। अब क्या टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल सेम है डिस्पाइट अलाउइंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। मतलब आप लॉस को भी, जो लॉस बने हैं जीएसटी रिजीम के अंतर्गत कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजीम को फॉलो करना है, आप वो लॉ भी फॉलो कर रहे हो और साथ में अपना जो कलेक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन उसको भी उतना ही मेंटेन कर रहे हो। कैसे, टैक्स रेट को बढ़ा के।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जो लास्ट वाले क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया, तो हम लोग बाकी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होता है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, तो अगर मैं टर्म्स को बस ऐसे ही बता दूंगा और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो यूपीएससी के पेपर में उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक टर्म को समझना जरूरी था। चलिए क्वेश्चन 8 को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 8 है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन असेसमेंट के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जॉइंट रिसर्च मिशन है किसके बीच में, नासा और स्पेस एक्स के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसका जो एम है वो ये स्टडी करना है कि जो एस्टेरॉयड को डाइवर्ट करने का तरीका है वो कितना वायबल है अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट को क्रैश करते हैं एस्टेरॉयड के सरफेस में। तो ये स्टडी करेगा। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस मिशन के बारे में या इस असेसमेंट के बारे में। देखिए जो असेसमेंट है ना वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ना स्पेस एक्स का, इसीलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। स्टडी तो वही करेगा कि किसी एस्टेरॉयड को कैसे डाइवर्ट किया जाए स्पेस क्राफ्ट क्रैश करके उसके सरफेस के ऊपर। देखिए इस प्रोजेक्ट का एम जो है ना वो डिडीमॉस एस्टेरॉयड को लेके है। इसमें क्या है कि अर्थ और मार्स के बीच में एक डिडीमॉस एस्टेरॉयड है, उसको उसके जो रूट को है उसके ऑर्बिट को डाइवर्ट करना है। इसमें क्या होगा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, स्पेस क्राफ्ट जो है वो इम्पैक्ट करेगा इसकी सरफेस के ऊपर, तो जिसका ओरिजिनल ऑर्बिट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब जो ऑर्बिट है वो चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल पार्ट से नए पार्ट के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस मिशन के अंतर्गत यही करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस असेसमेंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ फाइनेंशियल कंपनीज मेंशन है। हमें ये बताना है कौन कौन सी कंपनीज जो है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, चिट फंड कंपनीज। तो बताइए कौन कौन सी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चारों के चारों नहीं की जाती, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज कंपनी एंगेज इन बिजनेस, स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, निधि कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज और चिट फंड कंपनीज है ना, ये एक तरह की एनबीएफसी है और इन सारों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होने के लिए। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब देखिए जो मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी और स्टॉक ब्रोकिंग और स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स होते हैं ना, वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीएआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है और जो चिट फंड कंपनीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और जो निधि कंपनीज होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रेगुलेट की जाएंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन सारी कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो सिंजर माउंटेन्स के बारे में। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है ये माउंटेन्स कहाँ पे लाई करते हैं, इराक ईरान, इराक सीरिया, इराक जॉर्डन, सीरिया एंड टर्की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, इराक एंड सीरिया। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए जो सिंजर माउंटेन्स है ना वो 100 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन है जो कि रन करती है ईस्ट टू वेस्ट। पहले है कहाँ पे ये देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इराक में। देखिए इराक का पोर्शन है और ये है नॉर्थ वेस्टर्न इराक, यहाँ पे है सिंजर रेंज, ठीक है। अब ये सिंजर रेंज क्या है, कहाँ से चलेगी, ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो ईस्टर्न पार्ट से चलते हुए वेस्ट की तरफ चलेगी। तो जो इसका फ्रंट पोर्शन है, स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्टर्न इराक में, और ये मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वेस्टर्न और लोअर सेगमेंट है ना माउंटेन का, वो सीरिया में लाई करता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हुए 100 किलोमीटर करते हुए जो उसका लास्ट लेवल है, जो लोअर सेगमेंट है, वो लाई करता है सीरिया में। और इन माउंटेन रेंजेस को सेक्रेड माना जाता है, किसके द्वारा, यजीदीज के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस माउंटेन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Thank you for watching the video and thanks for being connected with me so long, and it was very pleasure to have a video session with you. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. Thanks a lot for your support and have a good day.